अगर आपने पिछले कुछ क्वार्टर्स का स्टॉक मार्केट क्लोजली ट्रैक किया है तो एक ट्रेंड क्लियरली समझ आता है। पीएसयू स्टॉक्स का जबरदस्त रैली। जो सेक्टर्स पहले थोड़े इग्नोर थे जैसे डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रा, इवन पीएसयू बैंक्स, आज वही स्टॉक्स पोर्टफोलियो के हीरोज बन गए हैं। इस रैली के पीछे दो मेजर रीजंस है। एक, आत्मनिर्भर भारत का स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पुश, जहां गवर्नमेंट एक्टिवली चाहती है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में डिपेंडेंसी कम हो और डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़े। और दूसरा, रिकॉर्ड लेवल गवर्नमेंट कैपेक्स, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को। तो पीएसयू रैली कोई फ्लूक नहीं है। इट्स बैक्ड बाय सॉलिड फंडामेंटल्स एंड फ्यूचर रेडी पोजीशनिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उन कंपनीज को बोला जाता है जिनका 51% से ज्यादा स्टेक यानी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है। कभी ये ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कभी दोनों मिलके जॉइंटली ओन करते हैं इन कंपनीज को। पीएसयूज का मेन पर्पस होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कमर्शियल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और साथ ही इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना। हेलो एवरीवन, आई एम निशांत और आज हम बात करेंगे इंडिया के पीएसयूज के बारे में। पीएसयू स्टॉक्स को हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। कुछ साल पहले तक रिटेल इन्वेस्टर्स का इनके बारे में एक सिंपल सा व्यू होता था, रिटर्न ज्यादा ना भी आए लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना, ऊपर से डिविडेंड भी मिलता है। अब सवाल यह है कि पीएसयूज मोस्टली गारंटीड डिविडेंड क्यों देती है। इसका लॉजिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि 51% या उससे ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है, तो जो डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को मिलता है और ये डिविडेंड गवर्नमेंट के काम आता है, स्पेशली फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में। अब चलते हैं वापस उस बात पर जो हमने पहले कही थी। लोग पीएसयूज को पहले सिर्फ सेफ रिटर्न्स और डिविडेंड्स के लिए पोर्टफोलियो में रखते थे, लेकिन अब ये थिंकिंग काफी बदल गई है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में पीएसयू कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो अब इससे पहले कि हम बात करें कि कौन से स्टॉक्स ने ये रिटर्न्स दिए हैं और अभी उनका क्या हाल है, पहले ये समझते हैं कि इंडिया में पीएसयूज को कैसे कैटेगरीज में बांधा गया है। इंडिया में पीएसयूज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। मिनी रत्ना वो कंपनीज होती है जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में कंसिस्टेंटली 30 करोड़ प्लस का प्री टैक्स प्रॉफिट कमाया हो और नेटवर्थ भी इन सालों में पॉजिटिव रहा हो। नवरत्न बनने के लिए कंपनीज का पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 और शेड्यूल ए स्टेटस होना चाहिए, प्लस पिछले 5 सालों में से कम 3 साल तक उनकी एमओयू रेटिंग्स एक्सीलेंट या वेरी गुड होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी को महारत्न बनना है तो उसका पहले नवरत्न होना जरूरी है। उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़, एवरेज नेटवर्थ 15,000 करोड़ और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट 3 साल का। साथ ही कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब हम जब पीएसयूज को कैटेगराइज करना समझ गए हैं, अब इन स्टॉक्स के रैली के रीजंस को भी डिटेल में एनालाइज करते हैं। इस साल डिफेंस बजट मेजरली जा रहा है इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन और न्यू एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और इसका सीधा फायदा मिल रहा है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि ये उनके लिए एक मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने FY 24-25 में ₹23,622 करोड़ का ऑल टाइम हाई टच किया है, विच इज 100% जंप इन जस्ट 3 years। और इस नंबर के पीछे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं HAL, BEL और माजागांव डॉक, जो ऑलरेडी बड़े बड़े ऑर्डर्स हैंडल कर रहे हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और बढ़ने वाली है। बात करते हैं HAL की, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोस्पेस सेक्टर में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा नाम। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड ₹5,000 के रेंज में। HAL का काम है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करना, उनका मेंटेनेंस और रिपेयर भी। इसका PE रेशियो 40 है, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स का मीडियन PE 77.56 से काफी बेटर है। मतलब वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। एज ऑफ मार्च 2025 HAL की ऑर्डर बुक है ₹1,80,000 करोड़ और पाइपलाइन एस्टिमेट के मुताबिक ये बढ़कर ₹6 लाख करोड़ तक जा सकती है। कंपनी का ROE 26.07% और ROCE 33.87% है, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रहा है और फोकस्ड है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे। अब डिफेंस सेक्टर्स की बात हो रही हो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन डिफेंस सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स बनाता और सप्लाई करता है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड ₹400 के रेंज में।
इसका PE 57.97, ROE 29.32% और ROCE 38.99% है, विच शोज कि ये एक फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है। BEL ने FY25 के Q3 रिजल्ट्स में मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर्स डिलीवर किए। ऑर्डर बुक वैल्यू है ₹77,100 करोड़, जिसमें से ₹11,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो आ भी चुका है। अगर अभी तक डिफेंस सेक्टर से आपको एक्साइटमेंट फील नहीं हुई तो चलिए बात करते हैं माज़गांव डॉक की। माज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक टाइम पे एक छोटी सी ड्राई डॉक थी और आज ये इंडिया की टॉप शिप बिल्डिंग कंपनी है। 1960 से लेके अब तक इन्होंने 801 वेसल्स बिल्ड किए हैं, जिसमें वॉरशिप, सबमरीन्स, कार्गो और पैसेंजर शिप सब इंक्लूडेड है। शिप बिल्डिंग स्पेस में माज़गांव डॉक इज द बिगेस्ट प्लेयर, फॉलोड बाय कोचिन शिपयार्ड, जिसका मार्केट कैप माज़गांव से आधा है। माज़गांव डॉक का PE 55.03, जो कि इस सेक्टर का मीडियन PE भी है। साथ ही ROCE 43.17% और ROE 34.03%, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, ये स्टॉक ने 2021 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 1000% प्लस का ग्रोथ दिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स प्लस मल्टी बैगर रिटर्न्स कॉम्बो काफी रेयर होता है। माज़गांव डॉक की ऑर्डर बुक FY26 तक अप्रॉक्स ₹1,25,000 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है। तो शॉर्ट में पिछले कुछ सालों में डिफेंस स्टॉक्स ने जो रैली दिखाई है वो सिर्फ हाइप नहीं है, इट्स बैक्ड बाय सॉलिड नंबर्स एंड फ्यूचर पोटेंशियल। अब चलते हैं एक ऐसे सेक्टर की तरफ जहां से लोगों ने मल्टी बैगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेलवेज की। FY25-26 के लिए इंडियन रेलवेज का बजट इशू हुआ है ₹2,65,000 करोड़ का, विच इज मैसिव। इस बजट के कुछ मेन फोकस एरियाज हैं 200 प्लस न्यू वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन और एग्जिस्टिंग 17,500 नॉन AC जनरल कोचेस की रिप्लेसमेंट विद सेफर मॉडर्न कोचेस। तो क्लियरली इंडियन रेलवेज का फोकस है स्पीड, सेफ्टी और बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है कुछ रेलवेज फोकस्ड PSU स्टॉक्स पे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो इंडियन रेलवेज के इंफ्रा प्लानिंग का मेजर हिस्सा है। सम ऑफ यू गेस इट राइट, मैं बात कर रहा हूं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL की। ये स्टॉक 2022 से लेकर अब तक 1700% प्लस का ग्रोथ दिखा चुका है और सिर्फ लास्ट एक साल में ही 100% प्लस का रिटर्न दे चुका है। RVNL का काम है इंडियन रेलवेज की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है रेलवे के इंफ्रा डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक RVNL की ऑर्डर बुक ₹97,000 करोड़ की है, एंड दैट टू एक्सक्लूडिंग वंदे भारत रिलेटेड ऑर्डर्स। और प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस, 5 जुलाई की लेटेस्ट फाइलिंग में RVNL ने साउथ सेंट्रल रेलवे का ₹143.3 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है। इस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश के पीछे एक क्लियर गवर्नमेंट विजन है, आत्मनिर्भर भारत, और उस विजन को ग्राउंड पे रियलिटी बनाने वाले स्टॉक्स में RVNL जैसे मल्टी बैगर्स शामिल है, विच शोज इंडिया इज क्लियरली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की। ये कंपनी का मेजर फोकस है इंडियन मेट्रो और इंडियन रेलवेज के लिए कोचेस मैन्युफैक्चर करना, और पिछले 3 साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3x ग्रो कर चुका है। BEML रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज उन्होंने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं विद उज्बेकिस्तान और CIS कंट्रीज, और इंडिया में भी BEML ने ₹3,658 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बैक किया है, वो भी चेन्नई मेट्रो की तरफ से। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने BEML को अप्रॉक्स 148 एकर्स लैंड सैंक्शन की है, जहां पे एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने भी 100 एकर्स की लैंड अलॉट की है एट जस्ट ₹1 पर एकड़ फॉर अ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड ग्रांट्स और अप्रूवल्स एक ही बात दिखाते हैं कि BEML पे सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, गवर्नमेंट बॉडीज भी भरोसा करती है। और अब बात करते हैं RITES के बारे में, जिसका स्टॉक 2021 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 300% ग्रो कर चुका है। RITES ने अपनी हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक रजिस्टर की है वर्थ ₹8,777 करोड़, और एक्सपोर्ट्स को और एक्सपैंड करते हुए RITES ने रिसेंटली ₹24 करोड़ का प्रोजेक्ट बैक किया है। ये प्रोजेक्ट 30 मंथ्स का होगा, जिसमें 18 मंथ्स कंस्ट्रक्शन ओवरसाइट और 12 मंथ्स डिफेक्ट मॉनिटरिंग के लिए होंगे। सिर्फ यही नहीं, RITES ने अफ्रीकन रेल कंपनी से भी ₹30 करोड़ का प्रोजेक्ट सिक्योर किया है। ये सब क्लियरली शो करता है कि RITES की एफिशिएंसी और डिलीवरी क्वालिटी टॉप नॉच है।
एंड फाइनली उस सेक्टर की बात करते हैं जिनकी इमेज वैसे तो स्लो एंड स्टडी वाली है, लेकिन FY25 में ये इमेज भी चेंज हो गई है। मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर की। मल्टी बैगर तो नहीं, लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ये रहा है कि 2011 के बाद पहली बार PSU बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स को सरपास किया है। FY25 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लोन पोर्टफोलियो था अप्रॉक्स INR रुपीज 98,20,000 crores, which is 52.3% ऑफ टोटल मार्केट शेयर। कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का लोन पोर्टफोलियो था अप्रॉक्स INR 75,20,000 crores। तो इतना बड़ा गैप आया कैसे? PSUs ने अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट मॉडल क्विकली अडॉप्ट किया, जिसने उनकी लेंडिंग को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग वो रेट होता है जिससे नीचे बैंक्स को लोन्स देना अलाउड नहीं है। बट स्टोरी सिर्फ लोन ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है। PSBs अब सिर्फ ग्रोथ नहीं, एसेट क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। क्रेडिट फिल्टर्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं और हायर सिबिल स्कोर को प्रायोरिटी मिल रही है। जैसे नंबर्स दिखाते हैं, ग्रॉस NPA FY21 में 6.62 लाख करोड़ था, जो FY25 में रिड्यूस होकर 2.9 लाख करोड़ हो गया, और नेट NPA भी 1.88 लाख करोड़ से गिरकर सिर्फ 55,971 करोड़ रह गया। ये इंप्रूवमेंट दिखता है कि PSBs ने फाइनली अपना गोल क्लियर किया है और उसके टुवर्ड्स कंसिस्टेंट स्टेप्स लिए हैं। लोन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर 3 PSU बैंक्स टॉप परफॉर्मर्स रहे: बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड ऑफ कोर्स SBI। इनमें से सिर्फ SBI का PE 9 है और दोनों बाकी बैंक्स का PE 7.7, जो कि सेक्टर के मीडियन से नीचे है। SBI ने FY25 में रिकॉर्ड किया है रुपीज 80,523 करोड़ का नेट प्रॉफिट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपीज 20,865 करोड़ और कैनरा बैंक ने रुपीज 70,692 करोड़। लोग शायद PSU बैंक्स को स्लो बोलते हो, लेकिन FY25 के नंबर्स क्लियरली बोल रहे हैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आज के इस वीडियो से आई होप आपको PSUs के बारे में कुछ ऐसे ही इंसाइट्स मिले होंगे। कुछ ऐसे ही सेक्टोरियल डीप डाइव्स के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.